हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, ये हमारी वर्कशीट नंबर 23 है, जहां आज हम बात करेंगे रूस की क्रांति के बारे में। हमारी 9th क्लास के बच्चों के लिए है, सोशल साइंस की और हिस्ट्री की बुक से लिया गया है। और जो हमारा चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। यूरोप में जो समाज की स्थितियाँ थी वो कैसी थी, और वहाँ पर जो रूस था उसमें क्रांति कैसे भड़क उठी, तो वहाँ रूस की क्रांति की बात की जाएगी। जो हमारी डेट है वो 27 अगस्त है। यहाँ बच्चे को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए बात करते हैं आज की वर्कशीट की, जिसमें हम किस टॉपिक पर बात करेंगे, रूस की क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति से पूर्व, यहाँ पर है कि रूसी क्रांति से पूर्व की रूस में जो क्रांति हुई थी उससे पहले की बातें बताई गई हैं। रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, जो रूसी साम्राज्य था उसमें कौन कौन थे? रूस के अलावा आज का फिनलैंड, जहाँ पर आज फिनलैंड है, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल थे। ये कहाँ हैं? सारे के सारे रूस के साथ लगते हुए देश हैं। तो उनकी बात है कि ये सारे जो एरिया इसमें बताए गए हैं ये सारे इसमें शामिल थे। रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय एक निरंकुश शासक था। जो रूस का जो सम्राट था, राजा था, जार निकोलस उसका नाम था, और वो सेकंड था। निरंकुश शासक था मतलब वो अपनी इच्छा से वहाँ पर शासन चलाता था, कोई गवर्नमेंट नहीं थी। मध्यम वर्ग के उदारवादियों के पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था, और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, उदारवादी लोग, उनके पास क्या था? राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? जैसे हमें समाज में समानता, कानून के समक्ष समानता, जो न्याय मिलता है उसमें समानता, तो ये क्या होते हैं? राजनीतिक अधिकार। वहाँ पर क्या था? राजनीतिक अधिकारों का अभाव था, मतलब ये चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। राजनीतिक दल रूस में अवैध था। जो राजनीतिक दल था वहाँ पर, जो अलग अलग दल बने हुए थे, वो अवैध रूप से वहाँ पर थे। 85% आबादी कृषि कार्य से जुड़ी हुई थी। कितने प्रतिशत थी? 85% जो पॉपुलेशन थी वो किस काम में लगी हुई थी? खेती के कामों में लगी हुई थी। केवल बड़े किसानों के पास अपनी ज़मीन थी, और जो बड़े किसान थे उनके पास क्या थी? अपने खुद के खेत थे। अधिकांश संपत्तियों का स्वामित्व तो सामंतों और रूढ़िवादी चर्च के पास था, और जो अधिकांश जो संपत्तियां थी, खेत थे या पैसा था, वो किसके पास था? जो वहाँ के सामंत थे। सामंत और रूढ़िवादी। रूढ़िवादी क्या होते हैं? जो पुरानी विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो मिथक बातें होती हैं या पुरानी बातें होती हैं कि लड़कियां ऐसे नहीं कर सकते, लड़के ऐसे कर सकते हैं, मतलब ऐसी बातें जो हम कल्पना करके कि हम ऐसे हो सकता है, वो सारी बातें क्या होती हैं? रूढ़िवादी बातें होती हैं, जहाँ पर हम एक पक्ष को कमज़ोर मान लेते हैं और दूसरे को स्ट्रॉन्ग मान लेते हैं। तो वो क्या थे? रूढ़िवादी चर्च के पास था। सामान्यतः किसान और जमींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे। किसके संबंध अच्छे नहीं थे? किसानों के और जमींदारों के। जमींदार कौन होते हैं? जिनके पास ज़मीन होती है। किसान कौन होता है? जो खेतों में काम करता है। तो उनके जो संबंध थे, उनके जो रिलेशंस थे, वो अच्छे नहीं थे। किसान अक्सर लगान ना देने या ज़मीन पर कब्जा के लिए विद्रोह कर दिया करते थे। किसान किस चीज़ के लिए लड़ाई करते थे? कि वो कर नहीं देंगे। जो लगान लगाया जाता था कि यदि तुम्हारे पास 20 बोरियां अनाज उत्पन्न होता है तो उसमें 5 बोरियां तुम कर के रूप में हमें दोगे, तो वो क्या मना करते थे? लगान देने के लिए मना करते थे। और जो ज़मीन पर कब्जा था उसके लिए वो क्या कर देते थे? विद्रोह, वहाँ पर विद्रोह शुरू कर देते थे। कठोर भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो वहाँ पर सिचुएशन थी, जो जलवायु थी, वो अनुकूल नहीं थी, उनके प्रतिकूल थी। तो वो क्या था? सामान्यतः वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती थी। जो सिचुएशन थी वो कैसी थी कि वर्ष में सिर्फ हम एक ही वहाँ पर उपज उगा सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बहुत तेज़ी से लो इस्पात उद्योग और कोयला खनन उद्योग स्थापित हुए। कहाँ पर हुए? सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में, बहुत तेज़ गति से, कि वहाँ पर जो उद्योग धंधे थे बहुत तेज़ी से, वहाँ पर लो इस्पात उद्योग का, लोहे और इस्पात के उद्योग का, और कोयले के खनन का। कोयले को क्या किया जाता है? खानों में से निकाला जाता है। वहाँ पर उद्योग स्थापित हुए। मजदूर वर्ग की स्थिति बहुत ख़राब थी, और जो मजदूर वर्ग था जो इन खदानों में काम करता था उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता था, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए उन्हें वहाँ पर काम करना पड़ता था। अधिकतर मजदूर गाँव से जुड़े हुए थे, और जो मजदूर थे वो कहाँ से थे? गाँव से थे। और जब उनके
यहाँ पर जब खेती की शुरुआत होती है तो वो खेती के दिनों में अपने गांव में लौट जाते थे, खेती करने के लिए अपने गांव की तरफ वापस चले जाते थे। परंपरा के रूप में रूसी किसान अक्सर अपनी ज़मीन अपने कम्यून या मीर को सौंप देते थे। कम्यून या मीर कौन होता है? सरदार होता है। कि एक परंपरा की जो, जैसे फादर ने जो काम किया वही उसके बच्चे ने किया, फिर उसके बच्चे ने भी वही काम किया, वो होती हैं परंपराएं। तो परंपरा के रूप में जो रूस के किसान थे वो अपनी ज़मीन को क्या करते थे? अपने रिश्तेदारों को सौंप देते थे तथा मील पर सामूहिक रूप से खेती करते थे। और जो मील होती थी वहाँ पर सभी लोग मिलकर खेती का काम करते थे। यही सामूहिकता की भावना समाजवादी क्रांति के लिए प्रेरक का आधार बनी। और यही सामूहिकता की भावना की मतलब जो समूह में वो एक साथ जो मिलकर काम कर रहे थे, यही जो भावना थी उनकी, उन्होंने समाजवादी क्रांति, जो समाजवादी क्रांति क्या थी कि समाज में एक जो पूंजीपति अधिकार लिए बैठा है उसके पास सभी अधिकार ना होकर किसके पास होने चाहिए? संपूर्ण समाज के पास होने चाहिए, या किसी सरकार के अधिकार में ये चीज़ें आनी चाहिए, वहीं वहाँ पर पूंजीपतियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? समाजवादी जो क्रांति हुई थी उसके लिए वो प्रेरणा का आधार बने। उदारवादी, सामाजिक डेमोक्रेट और सामाजिक क्रांतिकारी खराब आर्थिक परिस्थितियों के साथ निरंकुश शासन को समाप्त कर समाजवादी शासन और संसद द्वारा शासन चाहते थे। अब ये जो यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो उदारवादी नेता थे, सामाजिक डेमोक्रेटिक थे और सामाजिक क्रांतिकारी थे, वो क्या चाहते थे? जो आर्थिक परिस्थितियां हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, मतलब पैसे की बहुत तंगी थी वहाँ पर, और जो राजा का निरंकुश शासन था वो उसको समाप्त करके और समाजवाद में शासन कि जो यहाँ पर जो शासन चलाया जाता है वो लोगों के द्वारा अपनी, जैसे लोकतंत्र की हमारी सरकार है वैसी ही सरकार चुनकर वहाँ पर शासन किया जाए, और संसद के द्वारा वहाँ पर शासन चाहते थे कि यहाँ पर एक संसद बनाई जाए और उसी के आधार पर ही यहाँ पर शासन हो। रूस में समाजवाद। अब आगे देखते हैं कि रूस में जो समाजवाद था वो हमें क्या बताता है। रूस में समाजवाद, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन 1898 में हुआ। जो ये पार्टी थी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी, इसका गठन कब हुआ? 1898 में हुआ। किसानों ने भी 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया। फिर किसानों ने क्या किया? 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया, निर्माण किया। 1930 में रूसी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी बोल्शेविक बहुमत क्या होता है? वोट के आधार पर, और मेंशेविक मतलब अल्पमत, जहाँ पर बहुत कम जिनको वोट मिलते हैं, में विभाजित हो गई। वो क्या हुआ? दो भागों में बट गई। तो यहाँ पर क्या 1930 में जो रूस में लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी वो बहुमत के आधार पर दो भागों में बट गई। एक था जिसके पास अधिक मत थे और दूसरा कम मतों के आधार पर वहाँ पर विभाजित हो गई, बट गए थे। खूनी रविवार और 1905 की क्रांति। अब यहाँ पर जो खूनी रविवार की बात की गई है, खूनी रविवार क्या था, और 1905 की क्रांति की बात करते हैं। शांत समय के दौरान जब परिवर्तन की मांग की गई थी, कि जो समय था वो क्या था? शांत नहीं था, वहाँ पर हर जगह लड़ाइयाँ हो रही थी, विरोध चल रहे थे। तो वो क्या चाहते थे? परिवर्तन की मांग चाहते थे। कौन चाहता था? श्रमिकों का एक जुलूस जार के शीतकालीन महल में पहुँच गया। जो श्रमिक थे वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे, और जार कौन था? वहाँ का राजा था। वहाँ के उसका जो शीतकालीन महल था जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर पहुँच गए। जुलूस पर पुलिस द्वारा हमला किया गया, और जो लोग वहाँ पर जुलूस निकाल रहे थे श्रमिक, उनके ऊपर किसने हमला किया? पुलिस ने हमला किया। 100 से अधिक कार्यकर्ता मारे गए, और जो 100 से अधिक मतलब जो श्रमिक वहाँ पर पहुँचे थे वो लोग मारे गए। इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। किस लिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्रांति के दबाव में जार ने एक निर्वाचित संसद ड्यूमा के निर्माण की अनुमति दे दी। जो ये क्रांति करने ये लोग आए हुए थे, इसके दबाव में लोग जो चाहते थे, तो राजा ने क्या किया? एक निर्वाचित संसद के निर्माण की उन्हें परमिशन दे दी कि आप संसद बना सकते हो, और संसद का नाम क्या था? ड्यूमा। प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर बुरा असर पड़ा। जो पहला विश्व युद्ध हुआ उस पर क्या हुआ था? जो रूस था, रूस के ऊपर उसका बहुत बुरा असर पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेना बुरी तरह से हार गई। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो रूस की सेना थी वो बुरी तरह से हार गई थी, वहाँ उनको हार मिली। 1914 से 1917 के बीच में युद्ध में खेती और उद्योगों पर भी गंभीर प्रभाव पड़े, और जो
यहाँ पर खेती हो रही थी और जो उद्योग धंधे थे वहाँ पर भी क्या हुआ, गंभीर प्रभाव पड़े। वो चीज़ें भी बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर हो गई। मज़दूरों की कमी हो गई, जो वहाँ पर काम करने वाले मज़दूर थे वो भी बहुत संख्या में कम हो गए। सेना को खिलाने के लिए अनाज की बड़ी आपूर्ति भेजी जाती थी। और जो युद्ध हो रहा था ये 1914 से 17 का प्रथम विश्व युद्ध, तो यहाँ पर क्या था कि जो सेना वहाँ युद्ध करने में लगी हुई थी उसको भोजन भेजने के लिए अनाज बहुत बड़ी संख्या में भेजा जाता था, जिससे जो आम लोग थे उनके लिए अनाज की भारी कमी हो गई थी और जो लोकल पब्लिक थी उसके लिए क्या हुआ, अनाज की कमी हो गई। सैनिक भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे और जो सैनिक वहाँ पर युद्ध में जो गए हुए थे वो भी क्या चाहते थे, शांति चाहते थे, लड़ाई बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब सैनिक भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगे थे और अब जो सैनिक थे वो भी क्या करने लगे थे, जो क्रांतिकारी थे वहाँ के उनका साथ देने लगे थे। तो ये थी हमारी आज की रूस की क्रांति के बारे में। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रूसी साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो रूसी साम्राज्य था उसमें कौन कौन से एरिया थे। तो यहाँ इसका आंसर आपके वर्कशीट में ही है, ये है हमारा। रूसी साम्राज्य में रूस के अलावा आज का फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान शामिल थे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसी थी? कि जो रूसी क्रांति हुई थी उससे पहले की बात हुई थी, पूर्व की बात है तो मतलब उसके पहले की बात, कि रूसी साम्राज्य की जो सामाजिक और राजनीतिक दशा थी वो कैसी थी उसके बारे में बताना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सामाजिक दशा क्या थी? समाज में किसान व जमींदारों के संबंध अच्छे नहीं थे। जो समाज में किसान और जमींदार थे वो किसके लिए लड़ाई कर रहे थे कि हमें कर नहीं देना है। जो लगान लगाया जाता था कृषि के ऊपर और ज़मीन के ऊपर, उनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। किसान लगान व ज़मीन के लिए जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। कौन विद्रोह कर देता था? किसान जो थे वो जमींदारों के खिलाफ वहाँ पर विद्रोह कर देते थे। मजदूर वर्ग की स्थिति भी बहुत ही खराब थी, उन्हें लंबे समय तक के लिए काम करना पड़ता था। ये थी क्या हमारी सामाजिक दशाएं। उसके बाद है राजनीतिक दशाएं। रूसी सम्राट जार निकोलस द्वितीय निरंकुश शासक था। जो रूसी सम्राट था जार निकोलस वो क्या था? एक निरंकुश शासक था, अपनी इच्छा से शासन चलाता था। वहाँ कोई संसद या लोकतंत्र के द्वारा शासन नहीं चलाया जाता था। उदारवादियों के पास, यहाँ पर जो उदारवादी नेता थे उनके पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव था। राजनीतिक अधिकार मैंने आपको पहले भी बताए कि समाज में हमें क्या चाहिए, कानून के द्वारा जो न्याय मिलता है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन सभी की वहाँ पर कोई बात ही नहीं थी। वो सारी क्या थी, यहाँ पर किसी भी चीज़ को नहीं माना जाता था। राजनीतिक दशा अत्यंत निराशाजनक थी और जो राजनीतिक दशा थी वहाँ की वह बहुत ही खराब थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति में आप क्या 2 अंतर और 2 समानताएं देख पाते हैं? संक्षेप में लिखिए। यहाँ पर हमें क्या बताना है, 2 डिफरेंस बताने हैं और 2 समानताएं बतानी है। किसके बीच में? फ्रांसीसी क्रांति के बीच में और रूसी क्रांति के बीच में। तो देखते हैं अपना आंसर। यहाँ पर है समानताएं, ये हैं समानताएं। दोनों का उद्देश्य क्या था? जनसाधारण को शोषण से मुक्ति दिलाना था। जो दोनों ही क्रांतियाँ हुई थी वो क्या चाहती थी कि जो जनसाधारण, जो लोग थे, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है उससे वो मुक्ति दिलाना चाहते थे। एक सामंतवादी शोषण से और दूसरा पूंजीवादी शोषण से मुक्ति दिलाना चाहता था। दोनों क्रांतियों का उद्देश्य समानता के सिद्धांत को स्थापित करना था। और जो दोनों क्रांतियाँ थी उनका दोनों का उद्देश्य क्या था कि जो समानता का सिद्धांत था उसको स्थापित करना चाहते थे। फ्रांस में क्या स्थापित करना चाहते थे? राजनीतिक व रूस में आर्थिक समानता। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें राजनीतिक समानता चाहते थे और रूस में जो आर्थिक समानता थी उसको स्थापित करना चाहते थे लोग। अब इनके डिफरेंस देख लेते, दोनों में अंतर क्या है। फ्रांस में क्रांति शुरू हुई, जो फ्रांस में जब क्रांति शुरू हुई थी समाज का कोई भी वर्ग जो 1789 ईस्वी में क्रांति में विस्फोट नहीं करना चाहता था कि जो समाज का कोई भी वर्ग है वो क्या, ये जब ये क्रांति शुरू हुई थी तो इसमें कोई भी विस्फोट वहाँ पर नहीं करना चाहते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, ऐसी सिचुएशंस बन गई, उन्हें क्रांति की परिस्थिति में जाना पड़ा और जो सिचुएशन वहाँ की थी क्रांति की, उन्हें उसके अंदर घुसना पड़ा। और रूस में बिल्कुल इसके विपरीत था। और जो रूस में क्या था, सिचुएशंस बिल्कुल इसके विपरीत थी। यहाँ
ऐसी कोई भी बात नहीं थी। 1789 में जो क्रांति शुरू हुई वहाँ शीतकाल शांति काल था। जब यहाँ पर क्रांति शुरू हुई थी तो यहाँ पर क्या था, शांति काल था, बिल्कुल शांति थी। जबकि 1917 ईस्वी की जो क्रांति हुई वो क्या हुई थी, युद्ध के समय में शुरू हुई थी। तो ये दोनों में डिफरेंस है और समानताएं हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। युद्ध के किस जनता पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, कि जो युद्ध होता है वो किसी देश की जनता पर क्या प्रभाव डालता है, उसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानियां हो सकती हैं किसी भी युद्ध के, तो उनको देख लेते हैं। युद्ध से हानियाँ, जो युद्ध होता है मैक्सिमम उससे हानियाँ ही होती हैं, लाभ बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो युद्ध से जो हानियाँ हुई हैं वो क्या है। युद्ध से मारकाट होना, युद्ध में क्या होता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती है, तो एक जीतता है और दूसरा हारता है, तो वहाँ पर लोगों में खून खराबा होता है। लोगों में द्वेष होना, लोग क्या होते हैं आपस में गुस्से में एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए होते हैं। लोगों के मन में भय बैठना, और जो लोग होते हैं आम पब्लिक जो होती है उनके अंदर भय बैठ जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। यदि हमारा पक्ष जीत जाता है तो वो खुशी महसूस करते हैं, अन्यथा उनके मन में डर बना रहता है कि ये लोग हमें भी मार देंगे। परिवारों का बिखरना, और जब किसी की फैमिली से कोई मर जाता है तो क्या होता है, उसका परिवार बिखर जाता है। अराजकताएं फैलनी, वहाँ पर एक दल शक्तिशाली बन जाता है तो वो दूसरे को क्या करता है, दबाव में रखता है। विस्फोटक पदार्थों के कारण पर्यावरण को नुकसान होता है, और जो विस्फोटक पदार्थ वहाँ पर फैलाए जाते हैं उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा पर्यावरण है वो भी बहुत ख़राब होता है। अब देखते हैं युद्ध से लाभ। युद्ध नई ऊर्जा, नई उत्सुकता, साहस और उत्साह को भी लोगों के जीवन में जगाता है। युद्ध क्या करता है, लोग नई ऊर्जा के साथ लड़ाइयाँ लड़ते हैं, उनके अंदर नई उत्सुकता होती है, साहस होता है, और वो उत्साह से भरे हुए होते हैं। तो वो क्या उनके मन में क्या जगाता है, एक उम्मीद जगाता है। जो लोग क्या होते हैं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होते हैं, और लोग यहाँ पर आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 23। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, और यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डलेगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपकी वीडियो मिस नहीं होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आती है तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।